but we'll be having the session on printed books first, and then we'll have the session on food writing. That's the only change for the day. So we'll begin with the first session for the day without any further delay. Hindi is cool. Well, our young panelists for sure believe that because that's the medium through which they express. So to discuss how cool Hindi is indeed, let me invite on stage with a round of applause, please, Mr. Divya Prakash Dubey and Mr. Nikhil Sachin. Humorous down to his very core and equally deep in his thoughts, Mr. Divya Prakash Dubey, also known as DP, is India's first English writer. He is an engineer from College of Engineering, Roorkee, and MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune, the author of 2 bestsellers, Terms and Conditions Apply and Masala Chai. He has also authored poems, short stories, radio stories, and screenplays. Call Mr. Nikhil Sachin, an engineer from IIT, BHU, or perhaps a management graduate from IIM Kozhikode, but in a scenario when Hindi literature has been declared almost dead, his stories have been widely appreciated by both critics and readers. Both his books with interesting titles, Namak Swad Anusar and Zindagi Ice Spice, comprise tales ranging from childhood fantasies to exploring the darkness of human existence. Rated as Remarkable Hindi Author of 2013 by BBC and Best Literary Minds by Infibeam, he has been the talk of the town since his debut. So I would, leave it on the two of you who decides to begin the session first. Thank you. आप सभी लोग हिंदी समझते हैं? ठीक है. Now I just asked because otherwise I would try to shuffle between Hindi and English. But अच्छी बात है कि सारे लोग हिंदी समझते हैं. देखिए, बेहतर होता कि अगर यहाँ पर हमें सिर्फ कविताएं और कहानियाँ कहने के लिए बुला लिया जाता, क्योंकि मुझे हमेशा यही बेहतर लगता है कि मैं किसी के गालों के तिल के बारे में कविता कह देता, या कैसे किसी के जूड़े में लगे मोगरे के फूल रात के आसमान में जड़े हुए तारों की तरह लगते हैं, या फिर प्यार मोहब्बत की कविताएं हो जाती, लाफेबल लव्स, होपलेस रोमांटिसिज्म, इस सब के बारे में बातें कही जाती, क्योंकि वही लिखने वालों के लिए ज़्यादा आसान होता है. और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत काबिल आदमी हूँ या बहुत उम्र दराज आदमी हूँ, छोटा ही हूँ. यहाँ पे हो सकता है बहुत कम लोगों से कम काबिल भी होऊंगा, पर अब फिलहाल चूंकि हमें विषय हिंदी स्कूल दिया गया है तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे. अब हमें ये विषय आमतौर पर चुनना पड़ता है क्योंकि लोगों के लिए एक अजूबा बात है कि क्यों आईआईटी और आईएम में पढ़ने वाला एक लड़का हिंदी में लिखता है. और सोचिए तो बड़ी हैरत की बात है कि एक ऐसे देश में जहाँ पर 450 मिलियन से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, जहाँ लोगों की मूल भाषा हिंदी ही है, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज, अब वहाँ पर हिंदी में लिखना फिलहाल एक अजूबा बात हो चुकी है. ऐसे समय में मुझे और दिव्य प्रकाश को हिंदी के जीवित होने का दारोगा बनकर, हिंदी के वर्चस्व को साबित करने का दारोगा बनकर यहाँ पर आना पड़ रहा है. ऐसे देश में जहाँ पर सिर्फ 10 से 12 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और अगर सेंसस के आंकड़ों की बात करूं तो सिर्फ 2 से 3 मिलियन लोग मानते हैं कि वो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकते हैं. वहाँ पर ऐसी क्या बात है कि अंग्रेजी का एक बेस्ट सेलर जहाँ मिलियंस ऑफ कॉपी बेच सकता है, वहाँ हिंदी का बेस्ट सेलर फिलहाल 1000, 5000, 10,000 के आंकड़ों को छूने के लिए भी तरस रहा होता है. लेकिन फिलहाल बात की बात जो है सो है. यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी हिंदी को खा जा रही है या फिर कोई बड़ा भारी वेस्टर्न षड्यंत्र रहा होगा जिसके तहत अंग्रेजी हिंदी का वर्चस्व कम करती जा रही है. मुझे हमेशा यही लगता है कि भाषा बनती भी खुद से है और बदलती, बिगड़ती या मिटती भी खुद से है. हिंदी में उर्दू या अंग्रेजी का हस्तक्षेप मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदी को खराब कर रहा है, बल्कि भाषाएं एक दूसरे को पूरा कर रही होती हैं. भाषाएं एक दूसरे से बात करती हैं तो बेहतर होता है. उस पर रोने की बजाय उसे सेलिब्रेट किया जाए तो बेहतर होता है. हम सब बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं.
हम ये बात महसूस भी नहीं कर पाते कि बहुत सारे डायलॉग ऐसे होते हैं कि वो अंग्रेजी या उर्दू के बिना बहुत अधूरे हैं। मोगैम्बो खुश हुआ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मोगैम्बो प्रसन्न हुआ सुनने में अखरता सा है, अटपटा सा लगता है। दिल तो बच्चा है जी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हृदय तो बालक है सुनने में अटपटा लगता है, अखरता सा है। तो हमारी जो आज की बातचीत है, जो हिंदी स्कूल वाली वो कवायद है, वो हम धीरे धीरे इसी के आसपास रखना चाह रहे हैं कि कैसे भाषा धीरे धीरे बदल रही है और कैसे हम लोगों को वापस हिंदी की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, सुनने में अच्छा लगता है। संबंध में तो हम तुम्हारे पिता लगते हैं, नाम है सम्राट, सुनने में अखरता है, अटपटा सा लगता है। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, सुनने में अच्छा लगता है। तू वस्तु बड़ी आनंदमयी है, सुनने में बहुत अखरता है, अटपटा लगता है। तो पूरी बात का लब्बो लबाब ये, मसला ये, मतला ये कि कोई भाषा कूल या अनुकूल नहीं होती, कहने का ढंग या सेटअप उसे कूल और अनुकूल बनाता है। कुछ बरस पहले शायद वही बातें सुनने में कूल लगती रही होंगी और आज लोग उनसे अपना कनेक्ट, उनसे अपनी पहुंच खोते जा रहे हैं। अगर मैं आपको अपनी सबसे पहली कविताओं में से एक कविता सुनाऊं जो शायद मैंने 8 या 9 बरस पहले लिखी होगी, शायद मुझे पूरी याद ना हो, कोशिश करता हूँ। कोमल कपोल कमनीय केश करखा काले कजरारे, कोमल कपोल कमनीय केश करखा काले कजरारे, कातर कंचुक कबरी काफिर कर कंगन कनक कटारी, कटकी कटीली कामुक्ता कानन कर्ण फूल किलकारे, कर्पूर कमल की कांति किशोरी काहे कतल कमाए। अगर आप नोटिस कर पाएं तो इस कविता का हर एक लफ्ज का से शुरू होता है। जब 8 साल पहले मैंने कविता लिखी तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कोई एक बहुत प्यारी सी चीज़ क्रिएट करी है। पर जब मैं लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता था तो वो यही बोलते थे कि हाँ कुछ अच्छा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रहा। तो धीरे धीरे ये कवायद शुरू होती गई कि कैसे आप इस भाषा में बात कहें कि जिस तरीके से लोग उसे सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे अपना लहजा बदला गया, हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, थोड़ा बहुत कानपुर का टच, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आना शुरू हुई और धीरे धीरे लोगों को वो बात पसंद आना शुरू हो गई और हिंदी लिटरेचर जो धीरे धीरे अपनी जड़ खोता जा रहा था, वापस से लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। और अधिकतर मेरे और डीपी के जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उसमें अधिकतर वही लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने पिछले कई सालों में हिंदी की कोई किताब नहीं पढ़ी थी, या फिर मसाला चाय उनकी पहली किताब थी, या नमक स्वाद अनुसार, या जिंदगी आई स्पाइस उनकी पहली किताब थी। तो फिलहाल ऐसे में हम लेखकों के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इस बात का रोना रो लें कि लोग हिंदी पढ़ना छोड़ रहे हैं, या फिर धीरे धीरे अपना लहजा बदलना शुरू कर दें, क्योंकि हम बस लोगों को कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो हिंदी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते थे वो इस हसीन रास्ते से छिटक कर सिर्फ इसलिए चले जाएं क्योंकि इसमें स्पीड ब्रेकर्स थोड़ा ज़्यादा आ रहे थे। तो स्पीड ब्रेकर्स को सपाट करने का काम हम थोड़ा कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम हिंदी में शुचितावाद के विरोध में हैं और उसमें अलग अलग भाषाओं की घुसपैठ लाकर उसे करप्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और आज जब सारे लोग हिंदी की दयनीय स्थिति पर चिंता जताना चाहते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे उसकी मौजूदा हालत पर कोई दुख नहीं है। मैं हिंदी में सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में लिखना अच्छा लगता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप एक मैनेजमेंट कॉलेज से हैं, IIT से हैं, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते जब सारे के सारे लोग अंग्रेजी लिख रहे हैं। एक टिपिकल स्टीरियोटाइप बनाया जाता है। हमसे बिना पूछे हमें हिंदी का चेतन भगत भी कह दिया जाता है क्योंकि हम शायद एक सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि मैं अपनी बात हिंदी में बेहतर तरीके से कह पाता हूँ। हिंदी ऐसी भाषा है जो मुझे मेरी माँ ने गोद में लेटाकर पुचकार कर प्यार से सिखाई थी। वो अपनी बात कहती थी और मैं उसकी बात दोहरा देता था। ऐसा करते करते मैं अच्छी हिंदी कहना बोलना सीख गया। अंग्रेजी मास्टरों ने छड़ी मारकर सिखाई है तो अंग्रेजी बोलने में वो छड़ी वाला रौब तो आ गया, लेकिन वो हिंदी वाली मिठास नहीं आ पाई है। तो ये सारी कवायद जद्दोजहद इसी की है। और यकीन मानिए हिंदी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं जा नहीं रही है। और जो लोग बोलते हैं कि हिंदी को क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वही बात हो जाती है जैसे हम बोलें कि मैं सचिन तेंदुलकर के मौजूदा फॉर्म पर चिंता व्यक्त करता हूँ और उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए।
बिल्कुल वैसी ही बात होगी, सचिन एवरग्रीन थे वैसे ही हिंदी एवरग्रीन है और वो हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। तो निखिल को आप लोगों ने सुना थोड़ा सा, और निखिल और मेरे में एक बहुत बेसिक सा फ़र्क है। निखिल जो मोहल्ले के, हमारी कॉलोनी के जो अच्छे वाले लड़के होते हैं वो है, जो आईआईटी जाते हैं, जो आईएम पहुंचते हैं। और मैं दूसरे टाइप का लड़का हूँ जिसको मोहल्ले भर के अंकल लोग हमेशा यही बोलते थे जब भी देखते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर साइलेंट मोड में, कि बेटा तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे कि जैसे जब हिंदी के बारे में बात हो रही है तो माहौल बड़ा हल्का फुल्का सा है। दिल्ली विल्ली में कई बार हम लोग जाते हैं और देखते हैं तो बड़ा लगता है कि किसी के मरने में आ गए हैं जब हिंदी की बात हो रही होती है। तो ये बड़ा अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी भी है और ख़राब भी है कि संडे को यूनिफॉर्म में, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म जैसे ही लग रहे हैं आज, लेकिन संडे को यूनिफॉर्म में बच्चे अच्छे नहीं लगते, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब हमें भी कॉलेज में जबरदस्ती बैठाया जाता था तो हम लोग टाई वाई ढीली करवा देता था, कोई तो बड़ा खुश होते थे कि अरे तो कितने बड़े आदमी हैं। रही बात हिंदी की, तो पहले थोड़ा सा जो निखिल ने बोला उसके थोड़ी सी आगे की बात करता हूं मैं कि कैसे है, क्या डोमिनेंस है हिंदी का। आप सभी लोगों की जेब में कोई ना कोई नोट पड़ा होगा किसी भी रुपए का, 10 से लेके 100, 500, 1000, अपने स्टेटस के हिसाब से, हर हिसाब से, छुट्टे के हिसाब से। उसमें आप देखेंगे उसमें 17 अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता है, जिसमें से हिंदी का फॉन्ट बड़े साइज का होता है और इंग्लिश का बड़े साइज का होता है। ये इस लैंग्वेज की डोमिनेंस के बारे में बताता है हिंदुस्तान में। हम लोग एक मीडिया हाउस के इवेंट में हैं और लिटरेचर फेस्टिवल में हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में करीब करीब, जो मेरा नंबर अपडेटेड था आखिरी, 13 करोड़ न्यूज़पेपर डेली छपते हैं, सर्कुलेट होते हैं, जिसमें से 6.5 करोड़ हिंदी के होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्केट शेयर हिंदी का अभी भी है वहाँ पे। हिंदी जो कि जब बात होती है तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लोग। अभी जो नई वेव राइटिंग आई, जो मिक्स होने की बात है, जो उर्दू के शब्द आ रहे हैं और जो कई सारी भाषाओं के शब्द हैं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप बताइएगा हिंदी है कि नहीं है। मैं कमरे में गया, मैंने अपनी कमीज उतार कर कुर्सी पे रखी, खिड़की खोली, टीवी ऑन किया और आकाश की ओर देखा। ये हिंदी है? नहीं लगती हिंदी? क्या लगता है? खैर, तो जो ये जो एक ये बहुत ही साधारण सा जो वाक्य है, इसमें कैसे कैसे अलग अलग भाषाओं के शब्द समाये हैं बताता हूँ। जैसे कमरा इटालियन है, कमीज अरेबिक है, कुर्सी पोर्तुगीज है, आकाश संस्कृत है, टीवी इंग्लिश है, और जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है इसमें वो हिंदी है। इसमें 6 भाषाएं थी एक बहुत ही साधारण से सेंटेंस में। ये जो हिंदी की खूबी है ना कि कोई भी कमरे में आप खिड़की खोल दीजिए और सब कुछ आराम से अंदर आ जाएगा, यही इसको इतना पॉपुलर बनाती है। जो हम लोग गाने जैसे एग्जाम्पल दिया, या जैसे जब 70s में जावेद साहब लिख रहे थे कि जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ, वो ये नहीं कहते जाओ उस आदमी के हस्ताक्षर लेके आओ। ये सब बातें किसी भी भाषा को बहुत पावरफुल बनाती हैं, इसकी ताकत दिखाती हैं। और एक चीज़ और समझने वाली है, जब बात हिंदी या सारी रीजनल लैंग्वेजेस की हम लोग करें, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं हैं। एक फिल्म थी बहुत पहले, गाइड, आप में से जो बच्चे पता नहीं किसने देखी है किसने नहीं देखी है। उसमें एक सीन है, जब ये राजू गाइड बाबा बाबा बन जाता है तो वहाँ पे पुरोहित बैठे रहते हैं बहुत सारे उसमें, और वो आके लगते हैं संस्कृत बोलने। तो जो गाँव वाले हैं वो देखते हैं और राजू गाइड की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं और कहते हैं कि भाई जवाब दो। तो पुरोहित कहता है कि अरे बोलेंगे क्या, इनको संस्कृत आती हो तब ना। तो इतने में राजू गाइड इधर से इंग्लिश बोलने लगता है। तो अब जो पुरोहित लोग हैं वो सब चुप हो जाते हैं। तो कहता है ये बोलेंगे क्या, इनको इंग्लिश आती हो तब ना। इस सीन का जो सबटेक्स्ट है हिंदी के पर्सपेक्टिव में या किसी भी रीजनल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में, कि एज अ सोसाइटी हमें उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए जो संस्कृत, जो अलग एक्सट्रीम है, और इंग्लिश जो एक अलग एक्सट्रीम है, उसके बियॉन्ड बातें करते हैं, उसके बियॉन्ड शब्दों में बोलते हैं। ऑटो वाले से लेके, रिक्शे वाले से लेके, होटल वाले से, बैरा से लेके, वो जो जिस भाषा में बात करते हैं हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पहली बार ये लगेगा कि हमारे देश की हालत बुरी तो है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि जिसको संभाला ना जा सके। तो इसलिए हम लोगों को जो भाषा कोई बोलता है और जो इंग्लिश नहीं बोल पाता उसको डिस्काउंट नहीं मार देना चाहिए, जैसा नॉर्मली होता है यहाँ पे कि अरे ये तो वो। और एक बड़ा छोटा सा फर्क है कैसे और क्या वाला, कि होता क्या है, कई बार इंग्लिश
मैं एक्चुअली अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब प्रो हिंदी या प्रो कन्नड़ प्रो उड़िया बात करूंगा इसका मतलब नहीं है कि मैं एंटी इंग्लिश कोई बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप वो बात कर रहे होते हैं ना तो सुनाई बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली, थोड़ा सा तो लगता है कि अरे तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन असली मुद्दा कैसे बोलने का नहीं है, हम बोल क्या रहे हैं वो है। तो इतनी सी बात है। और बाकी मेरे ख्याल में हम लोग सेशन में अब एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहेंगे, थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का हम लोग भी फील ले लें तो कि कैसे क्या रहेगा। तो मैं निखिल, कैसी जर्नी रही आपकी अभी तक, मतलब क्या क्या चीज ने बनाया बिगाड़ा और आगे आप जनरेशन को बना और बिगाड़ रहे हैं? जर्नी का तो ऐसा रहा कि कभी सोचा या समझा हुआ नहीं था पहले कि एक दिन एक घोषित लेखक हो जाएंगे। बहुत जो तालीम हुई, पढ़ाई हुई, एक बहुत ही टिपिकल से फंडामेंटल स्कूल की हुई थी, जहाँ पर 6वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी बहुत प्यार से और बहुत ही तरीके से पढ़ाई जाती थी। 13वीं शताब्दी में जब से कबीर, रसखान, तुलसी या जायसी, वहाँ से शुरुआत कर नई कहानी तक जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही प्यार से और तमीज़ से सिखाया जा रहा, तो हिंदी बहुत ज़्यादा दिमाग में रचती बसती गई। तो उसी प्यार और हिंदी से दुलार के तहत लिखाई शुरू हुई थी। और धीरे धीरे जब 10 से 12 साल से लगातार कहानियाँ लिखते जा रहे थे तो एक अच्छा खासा पोथी इकट्ठा हो चुकी थी, जो फिर बाद में लगा कि इसे पब्लिश किया जा सकता है। हिंदी में पब्लिशिंग अपने आप में एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों को अपनी कहानियाँ भेजेंगे या कविताएं भेजेंगे तो वो कब एक किताब की शक्ल लेंगी, ये बहुत ही दूर की कौड़ी होती है। बट मेरे केस में ये एक खुशकिस्मती थी कि मैंने जिस पब्लिशर को अपनी पहली किताब भेजी थी, जो फिलहाल हिंदी उसमें जिससे आपकी भी किताब आई है और जिसे फिलहाल बोला जा रहा है कि वो हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को बदल रही है, उनसे किताब आना शुरू हुई और रातों रात कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ ठीक है, आज से आप एक घोषित लेखक हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारी कभी भी ये मंशा नहीं थी कि हम मुशायरों में पहुँच जाएंगे या हिंदी के इनर सर्कल में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हिंदी सिर्फ ऐसे लोगों को इनवाइट करता है जो जिनकी हिंदी में तालीम है या हिंदी में MA BA है या जो मुशायरों में जाया करते हैं या उन बड़े बड़े लोगों के आसपास बैठते हैं। मठाधीश करके एक बहुत शब्द होता है हिंदी में जो ये बताता है कि हिंदी का जो इनर सर्कल है उनको ही धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा पा रहा होता है। तो लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि जब हमने किताब लिखी तो वो किसी लाइब्रेरी में जाकर कैद नहीं हो गई या स्टेट या किसी और राज्य की खरीद का हिस्सा नहीं बनी। एक एक किताब लोगों तक पहुंची। अगर उन्हें किताब अच्छी लगी तो उन्होंने फेसबुक पर मैसेज करके बताया ज़रूर, अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी तो भी फेसबुक पर मैसेज करके बताया ज़रूर। फ़ोन पर कॉल भी आए, कई लोग ऐसे होते हैं जो 40-45 मिनट ये बताना चाहते हैं कि उन्हें किताब में क्या बुरा लगा और हमने उनकी बात सुनी। शायद ही आज तक कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो ये कह पाए कि मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो हमारी सारी कोशिश यही रही है कि जो कहानियाँ कहीं छूट गई वो कहानियाँ वापस से आ जाएं। ना ही हम कभी किताबों पे इस तरीके से डिपेंडेंट थे कि वो हमारी रोजी रोटी का हिस्सा बनेंगी और एक दिन हम सब कुछ छोड़ छाड़ के लिखने पहुंच जाएंगे। तो सारी खुशी इस बात की रही कि एक एक करके सारे लोग हिंदी वापस पढ़ने लगे। और अगर कोई ये कह देता है कि मैंने अपनी पहली हिंदी की किताब नमक स्वाद अनुसार उठाई या जिंदगी आई स्पाइस उठाई और मैं अब हिंदी वापस से पढ़ूंगा, मैं प्रेमचंद्र पढ़ूंगा, मैं उदय प्रकाश को पढ़ूंगा या मैं मंटो को पढ़ूंगा, या आप खुद बताइए कि अब मुझे हिंदी की अगली किताब कौन सी उठानी चाहिए, तो हमें इस बात की बहुत खुशी होती कि हमने एक वो खिड़की खोल दी। मेरा लिखना, दिव्य का लिखना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को उदय प्रकाश या मंटो या इस्मत चुगताई जैसे लोगों तक जाने का जरिया दे रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा बेहतर किताबों की तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात होती है। ठीक है, कोई कहानी का हिस्सा या कुछ इस तरीके का आप अभी पढ़ना चाहोगे या बाद में कुछ इसमें, या मैं कविता पढ़ सकता हूँ बशर्ते अगर लोग सुनना चाहेंगे। ये कविता का मैं आपको सब टेक्स्ट भी बता दूंगा। मैं एक हिंदी के गोष्ठी में गया हुआ था, जो गोष्ठी सिर्फ इस बारे में हो रही थी कि कविता लिखनी कैसे चाहिए। 14 से 15 लोग थे, लेकिन वहाँ पर ज्ञान इतना ज़्यादा था कि 100 लोग मिलकर भी क्या देते होंगे। उसमें पिछले 30-40 सालों में हिंदी कविता में क्या सुधार हुआ, फिर कौन सी कविता आई, फिर लोगों ने कैसे कैसे लिखना शुरू किया, भाषा में क्या नहीं होना चाहिए, कैसे कहना चाहिए,
भाषा का मीटर क्या होना चाहिए, लहजा क्या होना चाहिए, इस सब बारे में कविता कही जा रही थी। तो वो सुनते सुनते बहुत उबकाई आने वाली सी सिचुएशन हुई थी, गुस्सा भर रहा था कि हम कविता को या आर्ट फॉर्म को क्यों इतने सारे दायरों में बंद करें। तो ये कविता इसका जवाब है कि असल में एक कविता क्या होती है। इस कविता का शीर्षक है मेरी कविता अश्लील है। शीर्षक कविता का मेरी कविता अश्लील है इसलिए है क्योंकि लोग यही समझाना चाह रहे थे कि कविता तो समाज के सुधार के लिए लिखी जाती है या कविता से क्रांति आनी चाहिए, अगर उसके बिना लिखी जा रही है तो शायद कविता का मोटिव अधूरा रह जाए। तो ये कविता उसका जवाब समझकर सुनिएगा। मेरी कविता में नहीं है फिलॉसफी, ज्ञान, फलसफा, दर्शन। लंबी लंबी पंक्तियाँ, आलोचकों और समीक्षकों की सीख, एब्स्ट्रैक्ट का फूलदान, मुशायरों की लॉबी, ढंग, कायदा, कानून, पीएचडी, डॉक्टरेट का थीसिस, साहित्य के रहनुमाओं की दाद, अर्ज, इरशाद, शुक्रिया, व्याकरण, बहर, मात्रा, समाज की चिंता, जंगल, नहर, खदान, पुरानी कविता का जनाजा और नई कविता का बर्थडे केक, प्रयोगवाद, समाजवाद, साम्यवाद, एजेंडा, मसला, मतला, दावा, मुद्दा, तुर्रा। मेरी कविता हैंगओवर है क्योंकि वो गोल्डफ्लेक, ट्यूबॉर्ग, रॉयल स्टैग, ओल्ड मॉन्क, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे इश्क के नशे से उपजी है, गेहूं, बाजरा और जौ के सड़ने से पकी शराब की तरह। मेरी कविता अश्लील है क्योंकि वो आज के नाजुक क्रांतिकारी माहौल में भी प्यार मोहब्बत की बातें करती है, छाती के उभार पर गजल कहती है और तुम्हारे बालों के घुंघराले होने पर 100 करोड़ की जवानी और जिस्म जान छिड़कती है। मेरी कविता बदतमीजी है क्योंकि वो लोगों को अनशन करने के लिए सड़कों पर नहीं बुलाती, आंदोलन का बिगुल नहीं फूंकती, अलबत्ता तुम्हें ही ज़ाइटगीस्ट बताती है। मेरी कविता ब्लाफेमी है, नास्तिक है क्योंकि वो धर्म को नहीं मानती, मंदिर नहीं जाती, मस्जिद नहीं जाती, लोगों को धर्मनिरपेक्षता नहीं सिखाती, उल्टा सिर्फ तुम्हें और तुम्हें खुदा बताती है और इश्क को बतौर मजहब स्थापित करती है। मेरी कविता अनाथ है क्योंकि वो इस दुनिया में किसी के बाप के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इस दुनिया के सबसे छोटे सबसे मैं और तुम के लिए लिखी गई है क्योंकि उसे पढ़ते भी सिर्फ मैं और तुम हैं। मेरी कविता गूंगी है क्योंकि उसे सुनने वाले बहरे हैं, एक लंबे राजनीतिक भाषण में आई हुई जनता की तरह, जिन्हें 10 रुपए देकर 4 घंटे तशरीफ रखने के लिए बुलाया जाता है। मेरी कविता अधूरी और लंबी है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि शुरू होने के बाद ख़त्म कब हुआ जाए, ताकि लोगों को उबकाई ना आए और वो मेरी तुम्हारी दिल लगी को अश्लीलता न कह दें। लेकिन मेरी कविता सच्ची है क्योंकि मैं नशे में हूँ। मेरी कविता सबसे सुंदर है क्योंकि मेरी कविता में तुम हो। मेरी कविता जिंदा है क्योंकि हर मरे हुए ज्ञान, धर्म, फिलॉसफी, दर्शन, मजहब के इस दौर में सिर्फ तुम जिंदा हो और तुमने मेरी कविता में जान फूंक दी है। तो मैं कुछ सवाल दिव्य से भी ले लेता हूँ। बेहतर होगा कि अगर बीच में आप में से कोई कुछ भी सवाल पूछना चाहे, अदरवाइज हमें लगेगा कि बस हम ही आपस में बात करने आए। तो मैं उस वक्त रुक जाऊँगा अगर आप में से कोई कुछ सवाल लेना चाहेगा। तो तब तक आपसे अगर दिव्य मैं ये पूछना चाहूँ कि फ़िलहाल नया आप क्या कर रहे हैं जिससे वापस आप लोगों को खींचना चाहें, या जो स्टोरीबाजी का जो कॉन्सेप्ट है जो आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। हुआ क्या कि जब इधर किताब आई तो एक हिंदी किताबों की एक लिमिटेशन है कि वो कुछ हज़ार में ही बिक सकती हैं, लाख जोर लगाने के बाद भी। तो हमें लगा कि जैसे जो मीडियम है, जो फ्यूचर का लिटरेचर होगा, वो यूट्यूब और इस तरीके का जो विजुअल मीडियम के लिए जो लोग लिख रहे हैं वो फ्यूचर लिटरेचर है हिंदी या किसी भी लैंग्वेज का। तो स्टोरी बाजी करके एक नया हम लोगों ने शुरू किया। ये स्टोरी बाजी में फंडा उसका ये है कि वो ऐसी कहानी है जैसे कोई आप चाय की टपरी पे, कॉलेज की कैंटीन में, ऑफिस में कॉफ़ी उस पर आप जो एक दूसरे को सुनाते हो, वो सारी कहानियाँ इसमें, उसमें वो सारे किस्से होंगे जो दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, जो नानी हमें सुनाती थी, वो सारे किस्से होंगे। उनमें से एक किस्सा मैं सुनाता हूँ कि किस तरीके के हम लोग किस्सेबाजी को फिर से रीइन्वेंट करने के चक्कर में, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान शुरू से भी कहानियाँ सुनता आया है और सुनता रहेगा, एक यही चीज़ हमेशा कांस्टेंट रही है। तो एक हल्की फुल्की कहानी सुनाती, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इसलिए सुनाता हूँ मैं कि एक कहानी का नाम है पर्ची। आप लोग जैसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी और जो नए हैं वो भी, कि क्लास में लाख मोबाइल आ जाए, पहले पर्ची पे लिख के हम लोग धीरे से मैसेज दे दिया करते थे। तो कहानी ऐसे शुरू होती है एक थोड़ी नॉस्टैल्जिया में जाके कि मैं पूरे कॉलेज में कभी तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन आज कॉलेज के 5 साल बाद पता नहीं क्यों
तुमसे ये कहने का मन कर रहा है। कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो एकदम से इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार हो गया था तुमसे। तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठती हो, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तुम जो कभी किसी लड़कों से बात नहीं करती, तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कॉफी के लिए पूछूं। एक बार बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा, हाय दीपिका, आई एम देवेश मेहता। तो ये सुनकर तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तो तुम देवेश मेहता हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं। जैसे ही तुमने मुझे ये बोला, तुम्हारी सारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगी। हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर। अच्छा, ये पूरी दुनिया में शायद केवल इंडिया में ही ऐसा होता है कि ये जो हर कॉलेज, हर ट्यूशन, हर स्कूल की लड़कियां अकेले नहीं हंसती। जब वो हंसती हैं तो सारी सहेलियां साथ में हंसने लगती हैं, चाहे बात उनको पता हो या ना पता हो। अब पता नहीं कैसे तुम लोगों की केमिस्ट्री मैच कर जाती है। ये फूटने वाले कांड के बाद अगले 6 महीने मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे पास आने की। तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, कॉलेज वैसे ही बीतता रहा, लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार होता है ना, ये रह रह के उबाल मारता ही है। एक दिन तुम लेट आई क्लास में, क्लास शुरू हो चुकी थी, कोई पीछे वाली जगह खाली नहीं बची थी। और स्कूल और कॉलेज में यही एक बेसिक फर्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट के लिए लड़ते हैं और कॉलेज में पीछे वाली सीट के लिए। तो तुम जल्दबाजी में तुमने शायद देखा नहीं और तुम मेरी वाली सीट पे आके बैठ गई। और तुम्हारे बैठते ही जो लेक्चर बोरिंग लग रहा था, एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगा। मुझे लगा कि आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई सहेली भी तुम्हारे आसपास नहीं बैठी थी। लेक्चर के बीच में मैंने बड़ी हिम्मत की और ये सोच लिया कि अब आज तो मतलब बात करनी ही है। मैंने एक पर्ची पे सॉरी लिखा और तुम्हें दे दी। तुमने पर्ची ली, देखी, मेरी तरफ घूरा और पर्ची फाड़ दी। थोड़ी देर बाद तुमने पता नहीं क्या सोचा और तुमने एक पर्ची ली और लिखा इट्स ओके और एक स्माइली बना दिया। फिर मैंने लिखा, दूसरी पर्ची दी और लिखा कैंटीन में कॉफी प्लीज, मना मत करना। इस पर तुमने 10 मिनट तक सोचा, 10 मिनट, और लिखा ओके। तुमने पर्ची पर पूछा एक चीज और, मैंने पर्ची पर पूछा एक चीज और, तो तुमने पूछा क्या? तो मैंने लिखा कि तुम प्लीज अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर तुम बहुत जोर से हंसी और इतनी जोर से हंसी कि हमारी हंसी की आवाज सुनकर प्रोफेसर साहब ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। आज जब तुम्हारी शादी का कार्ड आया है जिस पे लिखा है, एक शादी का ईमेल आया है जिस पे लिखा है कि प्लीज ट्रीट दिस एज पर्सनल इन्विटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब याद आ गया। एक पर्ची पे ही लिख के भेज दिया होता तो पक्का आ जाता। तो ये कहानी है, जैसे ये किस्से हैं। देखिए, अब दिक्कत क्या होती है जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ कि अब मैं अभी बाहर निकलूंगा या अदरवाइज भी, तो ये लोग पूछेंगे सर ये सच है ना। कहानी के साथ एक चीज और बड़ी अमेजिंग है कि कहानियां कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो सच हो चुकी होती हैं या सच हो रही होती हैं या फिर सच होने वाली होती हैं। तो इसी उम्मीद में तो जो स्टोरी बाजी है, तो ये जो स्टोरी बाजी है थोड़ा अर्बन टाइप का, थोड़ा टुच्चा सा नाम हम लोगों ने रखा, और ताकि वो सारे किस्से जो इस तरीके के हर एक के पास, देखिए ये मान लीजिए बुरी या अच्छी, लेकिन हम सबके अंदर एक आध किताब तो होती ही है ना। वो तो बात की बात है, वो बिके ना बिके, लोग पसंद करें या ना करें, और वो सारी कहानी जो हमारी अपनी है वो कहनी चाहिए। और मैं बड़ा खुश इस बात से हूँ कि ये बच्चे आए हैं और हिंदी का अगर केवल जबरदस्ती इनको नहीं बैठाया गया है तो बड़ी अच्छी बात है इन लोगों के लिए कि ये लोग, मतलब मैं जब इस एज का था तब ये सब बड़ा सीरियस हुआ करता था। वहां पे बड़ा लगता था कि अब मैं जब तक बड़ा होऊंगा, कॉलेज वाले पे होऊंगा, तब तक हिंदी इस देश से उड़ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जब प्लेन उड़ता है और वहां पे कॉफी पीने के लिए ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हिंदी, हवा में उड़ गई, वैसा लगता था मेरे को।
तो स्टोरीबाजी एक कोशिश है फिर से दोबारा वो सारे मोमेंट, वो सारे किस्से, कहानियां दोबारा जीने की, वो नानी की दादी की कहानियां दोबारा कहने की, इस तरीके से ये प्लान है। अब देखते हैं कैसा रहता है। बढ़िया। तो निखिल, दिव्या, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो आप यहाँ पे हिंदी का पुनर्जन्म कर रहे हैं अपना स्टोरीबाजी के साथ, नए मीडियम्स आएंगे और ये सब बातें हो रही हैं, बट एक तरीके से एक मीडियम हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप जर्नलिज्म देखते हैं कि हिंदी के जो अखबार होते हैं उनकी सर्कुलेशन इंग्लिश अखबारों से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होती है, लेकिन जो उनका कंटेंट होता है, क्योंकि मैं रिसेंटली बहुत हिंदी अखबार पढ़ रही थी, उनका कंटेंट होता है इट्स ऑल अबाउट स्कैंडल, सेंसेशनलिज्म, इसकी बीवी ने ये कर दिया, बहू भाग गई और ये सब, लाइक इट्स फुल ऑफ ऑल दिस। इंग्लिश एडिटोरियल में इतना फोकस होता है, इट हैज टू बी इम्पेकेबली रिटन एंड लोगों के पर्सपेक्टिव्स और इतनी बातें हो रही हैं, और हिंदी का जो इतना, उसमें साहित्य की जगह नहीं है, रचना की जगह नहीं है, कोई लिटरेचर की बात नहीं। कल यहाँ पे संजीव सान्याल आए थे और वो कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मुझे प्रेमचंद पढ़ा रहे थे, और जब तक मैं बड़ा हुआ तो मुझे सिर्फ प्रेमचंद ही पढ़ा रहे थे। तो यू नो, और राइटर्स जो हमारा पास्ट है, क्योंकि आप लोग, इट्स वेरी नाइस कि हम रीइन्वेंट कर रहे हैं और कितना अच्छे आगे लेके जा रहे हैं भाषा को, लेकिन जो हमारी ग्लोरी है वो कहाँ है उसकी स्पेस? क्योंकि हमारा मीडिया ऑलरेडी है, लाइक यू नो, इट्स अ मीडियम दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो उसको हम किस तरह से यूज करके लैंग्वेज को वापस लाकर लोगों को पढ़ा सकते हैं? लाइक आप जैसे राइटर्स, लाइक हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टेट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म? क्योंकि रवीश कुमार और प्रभु चावला जैसे लोग बहुत कम है दुनिया में, तो और लोग कैसे आके हिंदी जर्नलिज्म इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें दो बातें हैं। पहले मुझे हमेशा लगता है कि ये जो साहित्य के लोग होते हैं, इन्हें किसी और जगह फिट करना बहुत रिस्की होता है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आपने वेलकम टू सज्जनपुर देखी हो, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो चिट्ठियाँ लिखता है, और वो दरअसल किसी से प्यार करता है, और वो उसकी वही बात उसकी चिट्ठियों में आना शुरू हो जाती है। वो लेखक बनना चाहता है। पूरे गांव में कोई भी उससे अगर चिट्ठी लिखवाता है तो वो चिट्ठी में अपना पूरा दिल और कलेजा निकाल कर रख देता है, और चिट्ठियाँ पढ़ते ही लोगों की बनती हुई बातें, बिगड़ती हुई बातें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने गैब्रियल गार्सिया मार्केज की 100 Years of Solitude, लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा पढ़ी हो, तो उसमें फ्लोरेंटिना अरेजा का जो कैरेक्टर है वो भी यही कैरेक्टर है कि एक आदमी है जो लेखक बनना चाहता है या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने प्रोफेशन में बिजनेस लेटर्स भी लिखता है, तो बिल्कुल ऐसे लिख रहा होता है कि लगेगा कि किसी के लिए प्रेम पत्र लिखा जा रहा है। तो मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख पाता हूँ कि साहित्य के लोगों को किसी और जगह आना चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि आपका बहुत ही वाजिब सवाल है जो आप रवीश की बात कह रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि रवीश लोगों को हिंदी से जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप कुछ देर पहले मुझसे यही बात कह रही थी कि बहुत सारे लोग जैसे आप ही टाइम्स नाउ देखते थे, फिर अब धीरे धीरे लोग रवीश का कार्यक्रम देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही बदलती हैं कि एक इंसान या एक इंसिडेंस ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा सिनेरियो इकट्ठे बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि रेडियो पर नीलेश मिश्रा की कहानियाँ हम सब सुनना शुरू करते हैं, और वो शायद एक अकेला ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोग वापस से कहानियों की तरफ जुड़ना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे ही इक्का दुक्का लोग शायद कहीं ना कहीं से आएंगे, और बस वो एक इंसान या एक फिनोमेना की ज़रूरत होती है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छा नहीं लिख रहे हैं। आई पर्सनली बिकम highly uncomfortable when we become the face of Hindi literature. We feel a bit guilty also because we are nowhere in front of what actual Hindi literature is currently being written. लोगों को अभी पता ही नहीं है कि कितना सुंदर साहित्य लिखा जा रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, उनकी किताबें जब 150 या 200 या 300 की मात्रा में बिकती हैं तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर किसी और को शायद होना चाहिए तो जो एक और बेहतर तरीके से हिंदी लिटरेचर शायद रिप्रेजेंट कर पाता। बट धीरे धीरे चीज़ें इसी तरीके से बदल रही हैं। हम एक अजूबा इसलिए हो जाते हैं, हम अच्छा हिंदी लिखते हैं, अच्छा साहित्य लिखते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। शायद हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ के लोग हिंदी नहीं लिखते, इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। तो पहला पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप अच्छा हिंदी लिखते हैं या नहीं। बैकग्राउंड तो बाद की बात आती है, तो धीरे धीरे वो बदल जाए तो बेहतर होगा। पर हाँ, धीरे धीरे चीज़ें इसी तरीके से बदलेंगी, जैसे दिव्य अपना एक स्टोरीबाजी का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, या फिर धीरे धीरे यूट्यूब चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग छोटी छोटी कहानियाँ कहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, या कोई कल को और कोई जर्नलिस्ट आ जाएगा जो अपनी हिंदी में बातें बेहतर कहता है। जैसे कुमार विश्वास अगर अभी कहीं भी बैठ जाते हैं तो उनकी एक ही कविता है जो
वो कई सालों से सुना रहे हैं, बट उस कविता ने जाने कितने लोगों को वापस कविता पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया है। वो पगली लड़की आ जाता है, तो वो कविता, एक कविता के दौर के बल पे लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे हिंदी उसका कविता सुनना अच्छा लगता है। या फिर बच्चन की मधुशाला हो गई, तो मधुशाला पढ़ के भी लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने हिंदी कविता बहुत पढ़ी है, हिंदी में प्रेमचंद्र का नाम पता है तो लोग कहते हैं। तो ऐसे इक्का दुक्का लोग, ऐसी फिनोमिनन की आने की ज़रूरत होती है, बट ये फिनोमिनन रातों रात बन नहीं पाते, गढ़े नहीं जाते, बहुत समय लगता है उनके बनने में, और वो बनेंगे भी या नहीं ये बात बहुत डाइसी होती है। तो मेरे ख्याल में सवाल के लिए अब आप लोग पूछ सकते हैं। One question, हाँ जी, which is the number of people who watch Hindi movies हम्म, is gigantic, right? And for most of those people, Hindi is their first language. So why? And they're probably most comfortable in Hindi, बोलने में, सुनने में, understanding में, सब में. But when they buy the books, then they buy English books, even if they're not comfortable, even if they don't understand everything, or they buy nothing at all. Why is that? हाँ, इसमें एक देखिए क्या है ना, हिंदुस्तान में जैसे जो मिडिल क्लास है, जो मोस्ट ऑफ द जो सारे बेनिफिट पूरी दुनिया के उठाता है, सबसे चालू लोग मिडिल क्लास वाले लगते हैं, नोइंगली अनोइंगली, वो जो भी मैं इस तरीके के बैकग्राउंड से आता हूँ, हाँ सब हैं। और अब चूंकि इतना ज्यादा कुछ लोग अमीर हो गए कि मुझे लगता है बाकी हिंदुस्तान मिडिल क्लास में ही रह जाएगा, वहां 3 लेयर 4 लेयर हो गई हैं। लेकिन क्या हुआ हिंदुस्तान में, जो हमारी मम्मियों ने, हमारे पापा लोगों ने आजादी के बाद से, जो वो जनरेशन थी ना जो हर चीज मान लेती थी, उस समय वो एक अलग आइडियलिज्म था, और जो उनके पेरेंट्स ने बोला वो मान लेते थे। अब जाके हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि अब हम लोग की जनरेशन, जो मेरे बाद वाले जो लोग आ रहे हैं, जब मैं मेरे बाद वाले बोलता हूँ थोड़ा बुढ़ा लगता हूँ मैं, तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं। बट क्या हुआ, ये जो हमारा पेरेंट्स वाला जनरेशन था ना, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना क्या था कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बात करें, है ना। ये कहीं ना कहीं था सब टेक्स्ट में, और वो गलत नहीं था ये चीज। वो क्या था कि जो नौकरी की भाषा है अभी हिंदुस्तान में वो इंग्लिश। हम सारे लोग हजारों मेल, ईमेल, हजारों आर्टिकल, दुनिया भर का प्रेजेंटेशन, ये सब इंग्लिश में देते हैं, वहां पे स्कोप नहीं है उस तरीके का काम का। और वो मिडिल क्लास में इतना ज्यादा स्ट्रांग था ना कि अरे वो मतलब अगर बोल रहा है ना, वो कॉन्वेंट वाला जो एक है कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये लड़का ठीक कर रहा है। जैसे मैं बताता हूँ बड़ा सही इंसिडेंट कि मेरे अंकल, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, तो अंकल चूंकि फॉरेन रिटर्न थे हमारी कॉलोनी में, तो अब वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगाते थे, जो अब बहुत जगह लोग मंगाते हैं। वो अपने बच्चे से, पूरी लखनऊ में अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करते थे केवल, और हर चीज में उनका अलग। तो जब हर बार जब मेरा हाई स्कूल का पेपर हुआ, वो घर आए, बोले कि दुबे जी देखिए, लड़का के अगर 90% से कम आए ना तो समझिए लड़का कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 10th हुआ और 90% से मेरी दूरी इस हॉल से भी बहुत ज्यादा दूर थी। तो फिर 12th हुआ, फिर अंकल आए, आंटी आई, उन्होंने बोला कि भाई अगर 95 से कम आए तो डीयू में कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो सब लड़का बेकार है, कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। फिर इंजीनियरिंग की तैयारी की मैंने, फिर अंकल आए, क्या देखिए भाई दुबे जी, हमारे तो जानने वाले सब लोगों के बच्चे IIT वाईटी के पढ़े हैं, और सब उनका लाखों रुपए का पैकेज, एक्चुअली पैकेज बढ़ा के बताते थे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बच्चों के, कि अब लड़का IIT से नहीं पढ़ा तो समझिए लड़का कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। ये सब प्रोसेस चल रहा था पूरा का पूरा। मैं केवल मेंटल, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसके जवाब में। फिर हुआ क्या कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा, मैं घर पे लौटा और मेरी नौकरी वोकरी लगी नहीं। तो आए तो कहा कि भाई देखा, हमने तो पहले ही कहा था लड़का कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। उस दौरान वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक जगह एडवर्टाइजिंग में, मैंने एक कॉलोनी के भैया थे, उनकी एडवर्टाइजिंग फर्म थी, तो उन्होंने कहा यार तुम हिंदी पढ़ते रहते हो, एक स्कूल के लिए कविता लिखनी है, 2 दिन का टाइम है, लिख दो। तो अच्छा, तब होता है कि मोस्टली जो लोग पोइट्री शुरू करते हैं हिंदुस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं 80-90% कॉन्ट्रीब्यूशन पहले प्यार का होता है, या तो वो मिल जाए तो, छूट जाए तो और अच्छा। तो वो वही वाला फेज था। तो मैंने फटाक से कविता, मैं बोला 1 घंटे के अंदर कविता लिख के दे दी। वो भैया गए, कविता पहले तो पढ़ते रहे, तो तुम्हारी है, इंटरनेट से कहीं से ढूंढ ढांड के लाए। तो मैंने कहा कि भाई मेरी ही है। तो गए अपने कमरे में 1000 रुपए लेके आए और मुझे दिए और कहा कि देखो डीपी, ये 1000 रुपए जो तुम्हें दे रहा हूं ना, इससे 1 लाख रुपए कमाने वाला हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए 1000 दे रहा हूं कि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के कमा सकते हो, है ना। तो इसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो इस दौरान जब अंकल आते रहे घर पे, है ना, और ये बोलते रहे कि दुबे जी आपका लड़का तो गया, लेकिन जब किताब आई तो आए अंकल और चाय वाय पी रहे थे, उन्होंने बोला कि देखा हमने तो पहले ही कहा था ये कुछ अलग करेगा।
असल बात कहानियां खत्म हो जाती तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कहानियां अक्सर खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। अंकल आए, उन्होंने किताब उठाई और कहा अरे ये तो तुमने हिंदी में लिखी है, तुम तो पढ़ने में कमजोर ही रहेगा यार। एक्चुअली ये मेंटालिटी है। ये जो किताब अभी भी, जैसे आप देखिए, आप पेरेंट्स को, मैं इसमें कोई ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए हर किसी का, हम लोग फ्री कंट्री में रह रहे हैं और कम से कम ऐसा हम बोल तो सकते ही हैं। तो उसमें अपने बच्चों को जब आप किताब देते हो ना, वो कहीं ना कहीं वहां पे जो भी आपकी मदर टंग है उसकी एक किताब आपको रखनी चाहिए, भले बच्चा खोले या ना खोले वो अलग बात है। तो उस पे मतलब वो मुझे लगता है हम लोग का जो अपब्रिंगिंग है ना, वो थोड़ा इंग्लिश को लेके थोड़ा सा वो है। नहीं, कैन आई ऐड टू दैट 1 मिनट? बट आई फील ये हिंदी का पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ये है बिकॉज आई एम बंगाली, but all my Bengali friends, their parents would give them Bengali books. I'm sure Odia parents would give their children. हाँ, मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे आप देखिए दुनिया में कहीं पे भी 2 बंगाली लोग मिल जाएंगे, स्वर्ग नर्क धरती पे आकाश में कहीं पे भी, तो वो बंगाली में बात करेंगे, है ना। जो आपको मराठी मिलेगा, मराठी वो मराठी में बात करेंगे, लेकिन जब हिंदी वाला मिलेगा ना, वो कई बार इंग्लिश में बात करते हैं। ये है, ये बहुत बड़ी मेंटालिटी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते ना। वो धीरे धीरे हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत बिगाड़ रहे हैं, तो जितना बनाना मुश्किल है उतना ही बनाना भी मुश्किल है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है। इन्फीरियोरिटी एक ऐसी चीज होती है जिसका इलाज नहीं होता। जहाँ तक बातें यहाँ तक होती हैं कि लोग अच्छा लिख नहीं रहे हैं, अच्छा कह नहीं रहे हैं, वो बात है। बट जब बात इन्फीरियोरिटी पर अटक जाती है, उसका इलाज बहुत धीरे धीरे आता है। तमाम बार ऐसा होता है जब मैं ट्रेन लेकर कानपुर जा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर जितने भी अभी माँ हैं, वो अगर अंग्रेजी नहीं भी बोल पाती, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी इतना ज़्यादा सिखाना चाहती हैं कि एक इंसिडेंस में एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा आप अपनी आईज क्लोज करके स्लीप कर लीजिए ना, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी सीखना शुरू हो जाएं, भले उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। मैं भी 12वीं तक एक टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, और ऐसे तमाम मौके आए थे जब मुझसे पूछा गया था कि तुम अंग्रेजी मीडियम में दाखिला लेना चाहोगे, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीछे ना रह जाओ। और मैं 12वीं तक गणित हिंदी में पढ़ता था, मैथ्स। आप स्कूल में परवलय, अति परवलय, नाभि, उत्केंद्रता ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं। शाम में कोचिंग जाते हैं, वहां पर पैराबोला, हाइपरबोला, फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, ये सब चलता है। तो इंफीरियोरिटी ना है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं उसे कूल बनाना है, लोगों को धीरे धीरे ये समझाना है कि एक भाषा बहुत अरसे से बनती है। पहले जब लोग बोलना नहीं जानते थे, एक आदमी जो खाली जानवर मार के खाता था, उसने उसी जानवर की खाल से तबला बजाया क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहता था। ये आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, आप वो चीज़ कहना चाहते हैं। तो इतने प्यार से जो भाषा बनती है वो अचानक से कहीं खो ना जाए, इसलिए लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम शंकर अय्यर है। आपके जो स्मॉल टाउन हिंदी टू इंग्लिश जर्नी की जो बात है उससे मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ। मैं भी एक छोटे से शहर से निकला था और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे कमरे में, एक बार प्रभु चावला और मैं एक कमरे में थे, और वहाँ पर एक गिनती हुई कि कितने लोग कॉन्वेंट से हैं, कितने लोग सेंट स्टीफन से हैं, कितने लोग कैम्ब्रिज वाले हैं, कितने ऑक्सफोर्ड वाले हैं। और सारे कमरे में कोई 12-14 लोगों में सिर्फ मैं और प्रभु चावला ऐसे थे जो कॉन्वेंट भी नहीं गए थे, सेंट स्टीफन भी नहीं गए थे, कैम्ब्रिज भी नहीं गए थे, ऑक्सफोर्ड भी नहीं गए थे। फिर भी वहां तक पहुंचे थे उस कमरे में, तो इस पर हमको बहुत हिम्मत हुई थी। ये जो एलिटिज्म की बात होती है कि इंग्लिश क्यों नहीं चलता है या हिंदी क्यों नहीं चलता है, वो एक लाइन में दीपी ने उसको कह दिया कि नौकरी की भाषा जब तक इंग्लिश होगी तब तक बहुत मुश्किलात होंगे इसके लिए। मेरा सवाल एक्चुअली थोड़ा सा हटके, अब जो बात हुई उसे, जब आप अलग तरीके से लिखना शुरू किया, आप जब स्टोरीबाजी की बात करते हैं और जो एकदम जनमानस से जुड़ी हुई बातों पर आप लिख रहे हैं, जो मठाधीश हैं जो हिंदी साहित्य के, उनका क्या रिएक्शन रहा है? सर उनका ये रिएक्शन होता है, हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो वो एक्चुअली देखिए, उनमें कुछ लोगों को ये लगता है, नाम ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन लोगों का, जैसे बहुत लोगों का नेगेटिव है वो, और उसका ये है कि असल बात हम लोग को ना बड़ा डिस्काउंट मार देते हैं, निखिल को या और भी कई सारे इस ब्रीड के जो न्यू वेव ऑफ राइटिंग है, कि अरे ये तो कल के लड़के हैं, कॉलेज वॉलेज की कहानियां लिख रहे हैं, उस टाइप का वो आता है।
जबकि देखिए इवन निखिल की कहानियों में जो भी अब पढ़ेगा इसके बाद से, एक जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक टर्म हुआ करता था विद्या कसम, कि खाओ विद्या कसम, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम खाते थे, अभी भी गिर जाता है तो आज भी इतना ज्यादा वो जीन्स में अंदर तक है कि अगर कागज भी गिर जाएगा तो उठा के पैर छूते हैं और करते हैं कि फेल हो जाएंगे। तो जैसे ना कुछ कहानियां, जैसे विद्या कसम करके एक मैंने कहानी लिखी थी, और वो विद्या कसम कहानी ना कभी भी गॉड प्रॉमिस में अगर मैं उसको कितना भी कोशिश कर लूँ ना वो बात नहीं आएगी, और मोर और लेस वही था। तो ये जो सिंपल कॉन्वर्सेशन है एक बाप बेटे का, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है दो बच्चों का जो बॉल चुरा लेते हैं, वो उसमें ही आ सकता है, वो अदरवाइज आ नहीं पाएगा, जो मुझे लगता है उस पूरे उसमें कि जो, और इसीलिए जो मठाधीश है उनको लगता है जो कि यार इसमें तो यार ये इतनी आसानी से कहानी लिख दी, इसमें तो कोई बड़ा कम्युनिज्म टाइप की चीज ही नहीं है यार, ये तो क्या है लिख रहे हैं, तो हल्का फुल्का है, तो हम लोग कंप्यूटर वो फेस करते हैं हम लोग। मजेदार बात ये है कि एक बहुत छोटा सा पब्लिकेशन हाउस है हिंदी युग नाम से, जिससे हम लोग की किताबें आती हैं। वो पब्लिकेशन हाउस अपने आप में एक इस बात के खिलाफ का गुस्सा था कि लोग नए लेखकों की किताब छापना नहीं चाहते थे। जो शैलेश एक लेखक हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा घूमा था गली गली दरियागंज में कि इनकी किताब छपनी चाहिए, पर लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप ऐसे कैसे, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, आप कहाँ से आ गए, क्यों आप हिंदी किताब कहाँ से लिखेंगे। तो ये उसके खिलाफ एक छोटा सा गुस्सा था। और धीरे धीरे अब सारे के सारे पब्लिकेशन हाउस डिजिटल हो रहे हैं, सारे के सारे पब्लिकेशन हाउस फेसबुक पर अपनी पहुंच बना रहे हैं, ट्विटर पर आ रहे हैं। तो एक बहुत छोटे पब्लिकेशन हाउस ने जो ट्रेंड शुरू किया था, आप देखेंगे कि वो मठाधीशी बदल गई है, हमसे ज़्यादा अब वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और सब के सब उस तरीके से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जैसे रवीश की भी लपरेक है, आप नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की किताब पहले कभी आती, और लपरेक के आने के बाद भी बहुत सवाल जवाब उठे कि भाई ये कैसी कहानी हुई, लघु प्रेम कथा ये क्या होता है, 4 लाइन की कहानी 5 लाइन की कहानी ये कैसी कहानी होती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, लेकिन अगर आप पिछले साल के नंबर्स उठा लेंगे तो शायद लपरेक सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने पिछले प्रेमचंद्र के बाद एक भी किताब हिंदी की नहीं उठाई थी, अगर उन्होंने लपरेक उठाई तो ये अपने आप में कितनी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली बात है, कितनी खुशी देने वाली बात है कि लोग वापस से हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टाइम हम लोग का ओवर ही हो गया, बस मैं एक पोएम से छोटी सी ये। सर एक क्वेश्चन है मेरे। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग तो यहाँ पे बहुत यंग सारे बैठे हुए हैं। हाँ बताइए। तो हम लोग सब यहाँ पे बहुत सारे यंग हैं, तो हम लोग यदि कोई चीज को लिखना यहाँ पे भी यंग हैं। हाँ यंग यस। तो मेरा क्वेश्चन है कि सर हम लोग यदि कोई चीज को लिखना चाहेंगे, हाँ तो उसको कैसे स्टार्ट करें, कोई चीज को क्या करना होगा वो चीज को, वो सर थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए हम लोग को। देखिए आप पहले अगर आपने नहीं लिखा है कभी भी, और कहानी चूंकि जब पहली या दूसरी कहानी तीसरी कहानी आप जब लिखते हो तो बहुत वो ओरिजिनली लिखते हो आप, जैसा आपने देखा होता है। तो उसमें उसका बहुत आसान तरीका है कि आप जो ओरिजिनल जैसे जैसे चीज हुई है उसको वैसे ही लिखिए, और जो एक्चुअल लोग थे उनके नाम बाद में वर्ड फाइल में चेंज कर दीजिए, है ना। सबसे आसान तरीका तो उसका ये है लिखने का, और मतलब ऐसा लिखने का तरीका तो खैर कोई भी क्या ही बता सकता है, लेकिन आप कोशिश ये करिए जो भी ऑनेस्टली दिमाग में आपके आ रहा है ना वो सारा का सारा आप उतार दीजिए वैसे ही और लिखिए। और यदि सर हमको पॉपुलर होना है तो मैं बहुत छोटी सी बात जोड़ना पॉपुलर होने के लिए अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा लिटरेचर नहीं आ रहा तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि रातों रात कोई बंदा एक फेनोमेनन बन गया तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे ही जैसा बंदा था, हम भी क्यों नहीं लिखने लगते हैं। बट जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप 100 अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, देर इज़ नॉट अ 1% चांस दैट यू वुड राइट बैड। अच्छी, जैसे कि आप अच्छा खाना जब तक नहीं खाएंगे तब तक आपको कैसे पता होगा कि नमक कितना ज़्यादा होता है या मसाला कितना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉपुलैरिटी बाद में आपका पीछा करती है। कम से कम अगर आप हिंदी में लिखना चाहते तो भूल जाइए कि आप कभी भी पॉपुलर हो पाएंगे। इसलिए अच्छा लिखना कोई अपना प्राइमरी पैरामीटर बना सकते हैं आप। तो आखिरी सवाल। थैंक यू। सर मैं 11वीं में हूँ और मुताला हर तरह की लैंग्वेजेस से रहा है। मैं यूजुअली आई रीड इंग्लिश, लेकिन ज़्यादातर आई रीड पोइट्री, नज़में और कविताएं जैसी भी हों। फॉर मी पर्सनली कुछ भी विच एक्सप्रेसेस इट सेल्फ क्लियरली आई कैन रीड दैट। लेकिन जब लिखना शुरू किया, बिफोर यू गॉट पब्लिश्ड, हिंदी में लिखना, इन दिस जनरेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, उस जनरेशन में हिंदी में लिखना, बिफोर यू गॉट पब्लिश्ड, तब आपके दिमाग में क्या चलता था? अब मैं तो हिंदी में शायद पिछले 12-13 साल से लिख रहा हूँ और किताब
3 साल पहले आई है, तो उस 9 साल तक मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं था कि पब्लिश होना है, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि तब आप सिर्फ इसलिए लिख रहे थे क्योंकि आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। आप कहीं कोई नाटक पढ़ते थे या आप एक प्ले परफॉर्म करते थे, थिएटर करते थे, तो धीरे धीरे जो बातें दिमाग में रचती बसती जाती हैं आप उन्हें वापस से निकालना चाहते हैं, उकेरना चाहते हैं। तो पब्लिशिंग बस किसी तरीके से हो गई क्योंकि लोगों ने कह दिया कि नहीं, इसे पब्लिश होना चाहिए। तो मुझे हमेशा लगता है, जैसे उन्होंने भी ये सवाल पूछा और आपका भी ये सवाल आया, कि जल्दबाजी ऐसे केस में बहुत ज़्यादा बुरी होती है। लोगों को एक अच्छा खासा समय देना चाहिए। हो सकता है जैसे मैं पिछले 8 महीने से एक अक्षर भी नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं बैठा भी नहीं हूँ उसे लिखने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा समय देंगे खुद को, या मैं हमेशा बोलता हूँ कहानियाँ पकाई जाती हैं, और अगर आप चिकन या मटन खाने के शौकीन हो तो मटन बहुत धीरे धीरे बनाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो जितनी धीरे धीरे कहानियाँ पकाई जाती हैं, राइटिंग इज़ ऑल अबाउट री राइटिंग। आप जितना धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे, दोबारा अपनी कहानी पर वापस आएंगे, वो कहानी उतनी ही ज़्यादा निखरती जाती है। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल में अच्छा दो, चलो फाइनली स्कूल से कुछ क्विकली हाँ, बस आप लोग पूछ लीजिए फटाफट। और सबसे मेन चीज जो हर रीडर में होती है कि जब इंग्लिश किताब आती है और हिंदी किताब आती है तो लोग प्रेफरेंस इंग्लिश किताब को देते हैं। तो आप एज अ राइटर और कवि, आप ऐसा क्या और चीज ऐड कर सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर और पॉपुलर हो सकती है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश लिटरेचर? यार इसका जवाब तो हम लोग भी ढूंढ ही रहे हैं लेकिन पहली चीज तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं। कम से कम ये वेट नहीं करेंगे हम कभी भी कि ये बड़ा पॉपुलर हो जाए तब हम हिंदी में लिखना शुरू करेंगे। आजकल ये ट्रेंड एक्चुअली क्या है ना, बड़ा कि ये चीज आज ट्रेंड में है, तो ट्रेंड की वजह से कभी भी नहीं लिखना चाहिए। जितना भी लिमिटेड नॉलेज है मेरा उस हिसाब से, तो ये तो 12 साल से, इनको 12 साल पहले नहीं पता था कि कभी 12 साल बाद कभी ऐसे भुवनेश्वर में ऐसे बैठाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसा लग रहा है आपको, और तो ये तो अब पता चला है ना। तो इसलिए कोशिश ये है कि हम लोग जिस जो कहानियां हैं उसको, उसकी टोन को लेके, उसकी लैंग्वेज को लेके ओरिजिनल रहें। तो वही कर सकते हैं। जितना हम बोलने वाली हिंदी और लिखने वाली में डिफरेंस खत्म करते जाएंगे, मुझे लगता है और पॉपुलर होता जाएगा। जैसे वो दिवेश वाली कहानी जो सुनाई थी, बहुत सारे लोगों की पर्सनल कहानी होगी वैसी, या होने वाली होगी, यही है ना। और इसके भी जवाब के 2 हिस्से हैं। मतलब एक तो हमारे तरफ है कि हम कैसा लिख रहे हैं क्या, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो पढ़ने वालों पर भी है। अगर आपको दिव्य की कहानी पसंद आती है तो इसे किसी मतलब क्लास में किसी और को पढ़ाकर देखो, या किसी लड़की को कहकर देखो कि ये कहानी तुम्हारे जैसी लगती है, और फिर धीरे धीरे ये कहानियाँ ऐसे बढ़ती हैं। कहानियाँ बहुत तेजी से संक्रामक होती हैं, बट हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। बट धीरे धीरे शायद आपको एक इनर्शिया तोड़ना होगा। आप पहली हिंदी किताब उठा कर देखिए, वो किसी की भी हो, राही मासूम रजा की हो या उदय प्रकाश की हो या इनकी हो या मेरी हो या किसी की भी हो, आप सिर्फ एक किताब खत्म करके देखिए, उसके बाद आप दूसरी या तीसरी या चौथी किताब पहुंचने तक अपने आप को रोक पाएंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हमें हिंदी तो आती नहीं है। और अगर मैं 100 लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती, वो हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि वो ऐसी कौन सी एलियन भाषा है जिससे वो खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतवार का दिन था और ये भी पहला सेशन था। जनरली ये देखा जाता है सुबह सुबह लोग थोड़े सुस्त रहते हैं, बट अच्छा एक और सवाल है, बट ओके दैट हैज टू बी द लास्ट एंड यू हैव टू बी क्विक। ठीक है, जल्दी से पूछ लो। तुम भी 11 से ही हो गए मुझे लग रहा है सारी क्लास आई। तो सर आजकल ये देखा जाता है कि हमारे सामने 2 किताबें रख दीजिए, एक 500 पेजेस की इंग्लिश बुक और एक 100 पेजेस की हिंदी नोवेल, पर हम लोग जब हिंदी नोवेल देखते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। इंक्लूडिंग हमारे स्कूल या घर में भी इंग्लिश को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए कि जिससे हमको हिंदी में भी आसानी हो और वो नोवेल हमारा भी मर्जी हो पढ़ने के लिए? नवीन पटनायक जी कल आए थे तो ये सवाल तब उनसे पूछा जा सकता था लेकिन मुझे लगता है इसका एक बहुत सीधा जवाब है। मुझे लगता है वो बहुत सही जवाब है कि अच्छे टीचर या अच्छी तालीम एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि मुझे जब 6वीं कक्षा से 12वीं तक जो हिंदी पढ़ाई गई है उसकी वजह से मैं अभी तक हिंदी वाला मोह छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तमाम बार मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं
अंग्रेजी में लिखूं तो क्या उसकी रॉयल्टी इस बात के लिए सफिशिएंट होगी क्या कि मैं जॉब छोड़ पाऊँ, क्योंकि नौकरी करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी तक मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो मोह और वो प्यार वो अभी तक छूट नहीं रहा है। जो बचपन में इतने प्यार से जब हिंदी पढ़ाई गई थी तो सिर्फ और सिर्फ उस तालीम की वजह से, शायद कल को आपको भी 3-4 ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको हिंदी तरीके से समझा सकते होंगे, तो उसके बाद कोई वजह ही नहीं है कि आप उसे छोड़ पाएं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गुलजार किसी को भी नहीं समझ आते होंगे या गुलजार किसी को भी पसंद नहीं आते होंगे। गुलजार आसान कभी नहीं लिखते। आजकल व्हाट्सएप पे एक बहुत चुटकुला चल रहा है कि अगर कोई ये कहना चाहता होगा कि आई वॉन्ट टू गो टू अ लूप, तो गुलजार उसे इस तरीके से कहेंगे कि पेट में मरोड़े उठ रही हैं, इन लहरों को कहीं किनारा मिल जाए तो बेहतर होगा, है ना। ये जोक व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चल रहा है। गुलजार सीधी साफ बात कभी कहते ही नहीं है, बट बात यह है कि आपने वो बातें सुनी है या कहीं ना कहीं आपने उसे समझने की कोशिश की है। तो गुलजार तक पहुंचिए, फिर उसके बाद बशीर बद्र, साहिर लुधियानवी और गालिब और फैज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे टीचर्स पढ़िए या पहली किताब ही उठा लीजिए, आपको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं 4 लाइनों से बस ये खत्म करता हूँ। बिल्कुल। जो नई न्यू वेव राइटिंग है, जो निखिल और मैं और मेरे जैसे और कई सारे लोग जो बिगाड़ने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है, एक छोटी सी पोएम जैसा कि ये किस्से हैं तुम्हारे, ये किस्से हैं तुम्हारे, तुम सा ही बोलते हैं। ये किस्से हैं तुम्हारे, तुम सा ही बोलते हैं। फुर्सत से तुम मिलो तो सब राज खोलते हैं। फुर्सत से तुम मिलो तो सब राज खोलते हैं। इन सब कहानियों के हीरो तो यार तुम हो। इन सब कहानियों के हीरो तो यार तुम हो। कंधे पे हाथ रख कर पहला कदम बढ़ा दो। मैं एक लाइन मिस कर गया एक्चुअली बट ये मतलब कंधे पे हाथ रख के पहला कदम बढ़ा दो, मतलब कि आप सभी लोगों का हिंदी किताबों की दुनिया में स्वागत है, वेलकम करते हैं। हम लोग केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ हिस्सा उस हिंदी राइटिंग का और जो नई राइटिंग है। आप लोग पढ़िए, अच्छा है अच्छा बताइए, बुरा है बुरा, जैसा भी लगता है, लेकिन एक बार उठा के देखिए जब 100 पेज की किताब रखी हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जैसे कि मैं कह रही थी कि आज एक तो इतवार है और ये पहला सेशन, और इतवार को सुबह सुबह लोग थोड़े सुस्त भी रहते हैं, बट आप दोनों ने मेरे हिसाब से काफ़ी जो माहौल में आपने इंग्लिश में बोलो तो एनर्जी फूक डाली है, सो इट वाज रियली नाइस, थैंक यू। मे आई नाउ रिक्वेस्ट द एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस मिस्टर प्रभु चावला टू प्रेजेंट मेमेंटोस टू आवर कूल पैनलिस्ट हियर। He's easy on his way, you can tell him. Shampa has a request here, sir.